नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में भी अपनी धमक दे रही है। हाल ही में 5 राज्यों के आए चुनाव परिणाम में आपका प्रदर्शन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन पंजाब का रण प्रचंड जीत के साथ अपने नाम कर आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि वो सिर्फ दिल्ली की पार्टी नहीं बल्कि देश के अन्य प्रदेशों की पार्टी भी बन सकती है। इतना ही नहीं, इस बार गोवा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी 40 में से 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। हाल ही में आए चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि आपका दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी आगाज होने लगा है। 117 सीटों वाले पंजाब में 92 सीटों पर आपकी ऐसी झाड़ू चली कि विरोधी दल चकित रह गए। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य कोई दल, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर अरविंद केजरीवाल पंजाब में इतना बड़ा कमाल कर जाएंगे। खैर, अब आपका नया मिशन उन राज्यों पर है जहां इस साल के आखिरी और अगले साल यानी 2023 में चुनाव होना है। तकरीबन दर्जन भर चुनावी राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल है। वहीं इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है, जिसके लिए भी आपके केजरीवाल खास रणनीति बना रहे हैं। हालांकि पीके के नाम से प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है कि केंद्र में बीजेपी को चुनौती देने में आम आदमी पार्टी को 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा वक्त लगेगा। पीके ने आखिर ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? साथ ही सवाल यह भी है कि अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी को नहीं पछाड़ पाएगी तो क्या वो कांग्रेस की जगह खुद को स्थापित करने में सफल रहेगी? इसके अलावा और भी कई बड़े प्रश्न हैं जो फिलहाल जनता के जहन में घूम रहे हैं। लिहाजा जनता मांगे जवाब में अब हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे आपका आगाज में। तो 2 बार दिल्ली का दंगल जीत चुकी आम आदमी पार्टी को 2022 के पहले तक लोग, खासकर बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य बड़े दल ज्यादातर असरदार नहीं मानते थे। लेकिन पंजाब चुनाव में आपकी आंधी ने सबकी सोच को बदल कर रख दिया है। सिखों की सिरजमी पर आपकी ऐसी झाड़ू चली कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी और अकाली दल धूल के गुबार में उड़कर गायब हो गए। निश्चित तौर पर पंजाब की जनता को केजरीवाल का काम और दिल्ली मॉडल इतना भाया कि मान को अथाह सम्मान मिला। साथ ही साथ झाड़ू के क्रांतिवीरों ने तमाम बड़े दलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने आपको कम आंकने की गलती क्यों की। खैर, पंजाब में मान सरकार बनने के बाद आप दिल्ली और पंजाब के बाद अन्य राज्यों में भी जमीन तलाशने लगी है और अब इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि 2022 के अंत और 2023 में कई राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए भी केजरीवाल ने कमर कस ली है और इन राज्यों की चुनावी जंग के बाद आपकी नजर 2024 में होने वाले सत्ता के सबसे बड़े रण की ओर है। हालांकि पीके का दावा है कि आपको बीजेपी से आगे निकलने में अभी कम से कम 2 दशक का समय लगेगा। खैर, प्रशांत किशोर के इस दावे में कितना दम है और उनकी इस टिप्पणी के बाद हाशिए पर चल रही कांग्रेस की मुश्किलें क्या और बढ़ेंगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। पंजाब में आपकी आंधी के बाद केजरीवाल की नई तैयारी। कई राज्यों के रण और लोकसभा चुनाव से पहले विस्तार की बिछाई जा रही विसार। बड़ा सवाल, झाड़ू की झांकी के बीच पीके का दावा कितना दमदार। सबसे पहले दिल्ली में केजरीवाल के कमाल को देश ने देखा, फिर पंजाब में आपने टॉप कर हर किसी को चौंकाया। वहीं अब आम आदमी पार्टी की नजर उन राज्यों में है जहां पर 2022 के आखिर और 2023 में चुनाव होने हैं। आने वाले समय में गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे अहम राज्यों में चुनावी दंगल होना है। ऐसे में आप इन सभी सूबों में अपने पैर पसारने में जुटी है। उधर दूसरे दल भी पंजाब के नतीजों के बाद कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को गंभीरता के साथ ले रहे हैं। केजरीवाल की चुनौतियों को ऊपरी तौर पर भले ही पार्टियां दरकिनार कर रही हों, लेकिन हकीकत तो ये है, पंजाब में मान को मिले जबरदस्त सम्मान ने सबको दंग करने के साथ ही ये साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपना जलवा बिखेरने का दमखम रखती है।
आज समय आ गया है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के बाद पंजाब में इंकलाब हुआ, अब देश की बारी। इसके बाद तो कई राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 2024 के महारण को लेकर देश भर में पार्टी को दमदारी के साथ खड़ा करने की पुरजोर कवायद में जुटे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी केंद्र में बीजेपी को जल्द ही चुनौती दे पाएगी, ऐसा राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बिल्कुल भी नहीं लगता है। पीके का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को केंद्र में बीजेपी को टक्कर देने में 15 से 20 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसका अपना अर्थमेटिक है। 2019 के चुनाव में आपको महज 27 लाख वोट मिले थे, जबकि देश जीतने के लिए 20 करोड़ या इससे ज्यादा मत चाहिए, और ऐसा अजूबा कुछ समय में नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, पीके ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल कांग्रेस को भी रिप्लेस कर विपक्ष की भूमिका में नहीं आ सकती है। प्रशांत किशोर का यह मानना है कि हिंदू मुस्लिम के आगे सारे मुद्दे फीके नहीं पड़ते, लेकिन हिंदुत्व का एक बड़ा फैक्टर है जिसका चुनाव में असर होता है। प्रशांत किशोर ने अपने एक इंटरव्यू में और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने कही वो यही है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी 1.5 या 2 दशक से पहले टक्कर नहीं दे सकती है। खैर, पीके का ये दावा कितना दमदार है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पंजाब में जिस तरह से झाड़ू ने सबका सफाया किया है, उसके बाद ये कहना कि आप दिल्ली के अलावा अन्य किसी राज्य में होने वाले चुनाव में असरदार नहीं साबित हो सकती है, ये शायद ठीक नहीं होगा। वैसे पंजाब में शानदार प्रदर्शन करने वाली आपको लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी जिस कंपनी को चलाते हैं उस कंपनी का मूल उद्देश्य है धन अर्जित करना, पैसा कमाना। प्रशांत किशोर जी का कहीं ना कहीं आप पार्टी के साथ टाई अप हुआ होगा, कुछ अनुबंध हुए होंगे, इसलिए प्रशांत किशोर अब आप पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। देश के बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर आखिर उस बात को मानने लगे हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस हाशिए पे जा रही है। मतलब मोदी जी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की भूमिका अत्यंत आवश्यक है, और अगर वह स्थान आप जैसी कोई पार्टी भर रही है तो एक बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी को भले ही तमाम सियासी दल हल्के में ले लें, लेकिन केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली में जनता की कसौटी पर खरा उतरे हैं, उन्होंने देश की राजधानी में लगातार 2 बार सरकार बनाई और अब पंजाब में विजय पताका लहराई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के दमदार आगाज और उसकी जो आस है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो क्या आपका आगाज ऐसा है कि वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में अपनी छाप छोड़ पाएगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी। पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास जी हैं। श्रीवास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हैं। हफीज जी, आपका स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा फोन पर हम और कुछ लोगों को भी जोड़ेंगे और आपके आगाज पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हमारे मेहमानों के, और सबसे पहले पटेल जी आपके पास ही आते हैं। देखिए, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, वहां आपने 2 बार सरकार बना ली, ठीक है। पंजाब के जो हालात थे, बीजेपी के साथ कृषि कानून का जो मुद्दा था वो साथ नहीं दे रहा था। कांग्रेस में जिस तरह से 2 फाड़, एक तरह से वो सिद्धू और अमरिंदर सिंह जी जिस तरह से हो चुके थे, इसके अलावा वहां कांग्रेस के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। इन सब के बीच में वहां की जनता अकाली दल को भी नहीं, शिरोमणि अकाली दल को भी नहीं मान रही थी। नशा मुक्त पंजाब हो, इस ऐसे में युवाओं को बहुत परेशानी हो रही थी। इन सब के बीच में अगर आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जीत गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में आप हर जगह चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ आपका पूरी तरह से संगठन ही नहीं दिख रहा है हमको। कौन आपका प्रदेश अध्यक्ष है, कौन प्रवक्ता है, कौन जिला अध्यक्ष है, यही नहीं दिख रहा है। ऐसे में कि आपका दावा किस तरह से है कि आम आदमी पार्टी 230 और 90 सीटें छत्तीसगढ़ में लड़ेगी? जी, सबसे पहले तो त्रिपाठी जी, मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। आम आदमी पार्टी पंजाब में जो अभी भारी बहुमत हासिल की है, अभी तक का जो सबसे बड़ा बहुमत पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला है जी, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा किए हुए कामों का परिणाम है जी। जनता चाहती है, आम आदमी पार्टी कोई अपने दम पे नहीं करती,
जनता चाहती है कि जो काम दिल्ली में हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, विश्व स्तरीय काम हुए हैं, बिजली पानी की सुविधाएं कम दामों पे और निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं, किसानों को 20,000 रुपया प्रति एकड़ फसल खराब होने पे मुआवजा दिया गया है। तो ये सारे के सारे काम, महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए बसों की यात्रा निःशुल्क कराने का काम, ये सारे काम देश की जनता चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूती से सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ी और हमको भी उम्मीद नहीं थी, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को उम्मीद नहीं थी कि पंजाब के लोग इतना बड़ा बहुमत देंगे, हमको उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब जनता मन बना लेती है तो किसी को फर्श से उठा करके अर्श पे बिठा दे, और जब जनता मन बना ले तो किसी को ऊपर से उठा करके नीचे जमीन पे पटक दे। जनता मालिक है, जनता ने चाहा कि यहां पर भी दिल्ली जैसा काम हो, जनता ने पंजाब में जिताया। आगे आपने कहा मध्य प्रदेश, आपको बता दी थी ना पंजाब की, हाँ जी, कि अकाली दल की सरकार थी, उड़ता पंजाब कहा जाने लगा था, कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी थी, बीजेपी किसी कानूनों के तहत पहले से ही बैकफुट में थी, ये था। अगर इतना ही था तो उत्तराखंड में आपने बहुत मेहनत की, एक सीट खाता भी नहीं खुला आपका, उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुला आपका। तो जनता यहाँ जहाँ समझ रही है जनता कि काम अच्छा हो रहा, वहां आपको नहीं चुनेगी। मैं अभी आपके पुराने प्रश्न पे आता हूँ, चूंकि मेरा पूरा नहीं हुआ था जी। तो आपने कहा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हम मध्य प्रदेश पे अगर आते हैं जी, जनता ने सरकार में कांग्रेस को चुना था जी, लेकिन कांग्रेस के ही नेता चाहे बिके हों चाहे भाजपा के लोगों ने खरीदा हो, लोकतंत्र का गला घोट करके जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद में भाजपा की सरकार बनी, और हम विपक्ष के रूप में अगर कांग्रेस को देखें तो विपक्ष है ही नहीं, फ्रेंडली विपक्ष है। आज चाहे दारू के ठेके हों चाहे बालू के ठेके हों, दोनों पार्टियों के नेताओं के बराबर के हिस्सेदार चल रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हम सड़क का देखें, सड़क की बदहाल स्थिति की दुर्दशा अगर देखेंगे तो ये दोनों पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, विपक्ष शांत बैठा हुआ। आप दारू और बालू के ठेके में मिला जुला बता रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास इस बात का कि भाजपा और कांग्रेस के नेता एक साथ कोई ठेका लिया? मैं कटनी जिले से आता हूं त्रिपाठी जी, मैं बता दूं आपको, कटनी जिले में बहुत सारी नदियां हैं, नदियों से खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र है वो, और 2018 के दौरान वहां पर कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा में विधायक हुआ करते थे आदरणीय मोती कश्यप जी, पिछले चुनाव में हार गए थे। जबलपुर से जो कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री थे तरुण भनोट जी, इन दोनों की मिली हुई सरकार चलती थी, मिली हुई खदान चलती थी बड़वारा महानदी पे, और उस पे हम लोगों ने जब लड़ाई लड़ी, इनकी पोकलेन मशीनें ट्रक वगैरह जब्त कराए, 16 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बना था। तो ये तो हर कोई जानता है, मैं बताऊं अलग से वो कुछ नई बात नहीं है। आप देख लीजिए, व्यापम का इतना बड़ा मामला हो गया, सारे शांत बैठे हैं। अभी टीचरों के साथ हो गया, अभी किसी भी संविदा कर्मी को परमानेंट नहीं किया गया, जबकि पंजाब की सरकार ने, अभी हफ्ते भर की सरकार ने 35,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का आदेश, 25,000 से अधिक नौकरियां अभी 1 महीने के अंदर देने का आदेश ये निकाल दिया है। कांग्रेस और भाजपा एक ही है, और ये मैं बताऊं अलग से, जनता भी समझती है। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, रणनीतिकार हैं, कुछ मुद्दों पे उनको मानने लगे हैं लोग, वो कह रहे हैं अभी आपको 2 दशक करीब लग जाएंगे, आप सहमत हैं उनसे? दरअसल प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित बहुत सारे आए, अगर सारे राजनीतिक पंडितों की बातें सही होती तो देश आजाद नहीं हुआ होता। आप सहमत नहीं है ना उनसे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपका क्या कहना है, आप कितने दिन में विकल्प बन जाएंगे? ये तो जनता के ऊपर है, जनता मालिक है। नहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने 2 दशक कहा, आपका क्या मानना है कि 1 दशक 5 साल क्या है, आपका मानना क्या है जब आप सहमत नहीं है? देखिए, हम केवल चुनाव में जा सकते हैं, अपने कामों को बता सकते हैं, जनता मालिक है, जनता को तय करना है। ये किसको आपको तय करना है कि भाई उनसे सहमत है या सहमत है? हम लोग पंजाब में नहीं, आप प्रशांत किशोर से सहमत है क्या सहमत है? इस मामले में तो जनता तय करेगी, और जहां तक सहमति की बात है 15-20 साल, इसमें मेरी सहमति या सहमति कोई मायने नहीं रखती है।
आपके प्रवक्ता हैं, आपकी सहमति मायने ही रखती है, या चाहे अब्बास जी बोले या श्रीवास जी बोले, मतलब वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। भाई आप पार्टी की तरफ से हैं, आप असहमत हैं तो आप कहिए कि हम असहमत हैं, इतना दिन नहीं लगेगा, हम जल्दी ही भाजपा का विकल्प बन जाएंगे, या सहमत हैं तो मानिए कि हाँ हम 2 दशक तक रहेंगे। देखिए, हम लोगों का काम है, हम चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाकर के अपने कामों की उपलब्धियां बतलाएंगे। पहले दिल्ली की बतला रहे थे, अब पंजाब की भी बतलाएंगे। जनता को तय करना है। प्रशांत किशोर जी का अपना आकलन है और जनता सबसे बड़ी पंडित है, तो हम तो जनता के मतलब आप मत पे सहमत हैं। इस आने वाले चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ की पूरी 90 सीटें और यहाँ की पूरी 230 सीटें पे चुनाव लड़ेगी आप? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव में पूरी मजबूती के साथ आएगी। चलिए, श्रीवास जी आपके पास आ रहे हैं, अब्बास जी से बात कर लें, क्योंकि सबसे पहले खतरा कांग्रेस को ही होगा। खैर वो सरकार बीजेपी की है, वहां तक पहुंचने में भले ही 2 दशक की बात कही हो पीके ने, लेकिन कांग्रेस के तो बहुत जल्दी नजदीक पहुंच जाएंगे। अब्बास जी, खतरा आपके लिए है? खतरा आपके लिए इसलिए है कि पंजाब में आप हारे हैं और कांग्रेस में शीला दीक्षित की सरकार हारी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ कांग्रेस को हरवाने के लिए किसी भी राज्य में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही होती है, अच्छे कंफर्ट जोन में होती है, तो वहां ये सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं, जैसा गोवा में किया है, उत्तराखंड में किया। ये हम सब जानते हैं और इनका तमाशा भी अब जनता पहचानती है। पंजाब में क्या हुआ वो आप जानते हैं, उनकी क्या दोनों पार्टी आपको हरवाने गए या खुद ही सरकार बना ली? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देता हूं। पंजाब के अंदर उनके जो जमीनी उनकी मेहनत थी, उन्होंने उन हालात का फायदा उठाया जिससे चारों पार्टीज वहां पर गुजर रही थी। तो एक नई पार्टी के रूप में जनता ने कहा कि इनको भी मौका देके देख लेते हैं। वहां पर बायपोलर नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, ये बायपोलर रीजन्स हैं जहां पर 2 पार्टी, मल्टीपोलर नहीं होता, यहाँ 2 पार्टीज के बीच में चुनाव होता। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी 230 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और क्या परिणाम आया, इनका प्रदेश अध्यक्ष की जमानत जब्त हो गई थी। अब यहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि इस डिबेट को इस तरफ लेके जाऊं कि कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस की क्या मिली भगत। ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी के पटेल साहब ने शुरू करी। बताना चाहता हूं जनता, ये दिल्ली की आप जनता से पूछें तो जो इन्होंने वादे किए, इनका 5 साल का पूरा टेन्योर निकल गया, उसमें इन्होंने 70 जो वादे इनके मुख्य वादे थे, उसमें से 60 वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। 10 को पार्शली पूरा किया चुनाव के समय। बड़ा जिस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने आए थे, लोकपाल का बिल था, हम सब देश के लोगों ने उसको, लोकपाल को सुना उस दौर के अंदर, और इस वादे के ऊपर यह आए। इन्होंने कब लोकपाल पारित किया ये भी हम सब जानते हैं, और वो कितनी ताकत में है ये भी हम जानते हैं। स्वराज बिल की बात करी थी इन्होंने, आज तक नहीं लेकर आए। इन्होंने दिल्ली के फुल स्टेटहुड की बात करी थी, उसमें भी नाकाम रहे। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक अनुभव न होने की वजह से इनको वहां एथिक्स की भी जानकारी नहीं है। कि जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है, पंजाब के अंदर इनमें इतना दम नहीं था, जब कुमार विश्वास जो फाउंडिंग मेंबर हैं इनके, उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये खालिस्तानी लोगों से मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत के साथ ये वहां पर राजनीति करते हैं। अगर दम है तो कहें कि उनके साथ नहीं है, तो एक बार भी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। जो एथिक्स से, जो सिद्धांतों से अपना सौदा कर दें, उनकी राजनीति जनता बहुत जल्दी समझ जाती है। अब ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमें, आपने कहा रिप्लेस करते, हमारे आसपास आ जाएंगे। हमें 2019 के चुनाव के अंदर 12 से 13 करोड़ वोट मिले हैं। 12 से 13 करोड़ वोट अगर हमको मिले हैं, जो प्रशांत किशोर जी ने बात कही, वो बहुत गहरी बात है। ये हमारे 70 साल का कामकाज है, जिसपे आज भी हमारी पार्टी गांव-गांव तक पहुंची हुई है। और इनको कितने मिले? 27 लाख वोट मिले हैं। इनको नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में भाजपा के लोग जरूर प्रोजेक्ट करते रहे कि साहब ये कांग्रेस की जगह ले लेंगे, पर जनता जानती है, जनता समझती है। उत्तर प्रदेश में भी अगर रीजनल इलेक्शन में जाते हैं, असेंबली के इलेक्शन में, तो आप देखेंगे कि वहां 4 पार्टीज का वोट बैंक बन जाता है। लेकिन जब आप नेशनल पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो कांग्रेस को उसमें बढ़त मिलती है, कांग्रेस को फायदा मिलता है। तो ये कांग्रेस की एक पोजीशन है। अब यहां बात करें इनके वादों की, जनता क्या इनके वादे पूरे भरोसा करेगी? दिल्ली में इन्होंने वादा कर लिया, 8 लाख रोजगार दूंगा। इसी तरह के इनके प्रोमिसेस होते हैं, पोल प्रोमिसेस जिनको कहते हैं, जो फ्रीबीज के प्रोमिसेस होते हैं। मुफ्त में वाईफाई दूंगा, मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में इतना देंगे, 1000 रुपया दे देंगे, 2000 रुपया दे देंगे, भले ही उधारी में डुबा दें, लेकिन उसके बाद देते भी नहीं है। जैसे इन्होंने, मैं आखिरी बात कहूंगा पर आगे बढ़ जाते हैं, इन्होंने कहा 8 लाख रोजगार देंगे। हमने एक आरटीआई हमारे एक साथी ने लगाई, पता चला साहब 2016 में 102 जॉब्स मिली। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने जवाब दिया है और आरटीआई का जवाब दिया। 2017 के अंदर 66 जॉब्स दी गई और 2018 में 46 जॉब्स दी गई।
ये 8 लाख का वादा करके आए, जनता समझती है। और एक के बाद दूसरी बात जरूर की होती है ना, काट की हांडी कितनी बार, तो वो एक के बाद दूसरी बार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक समय आता है कि जनता समझ जाती है। फिर इनको जिता क्यों रही है जनता? पंजाब में पहली बार मौका मिला है, तो दिल्ली में दूसरी बार, दिल्ली के मैं यही कह रहा हूं कि एक तरीका बन गया है कि 10 बार 2 टर्म हर पार्टी को मिलता है। मोदी जी की लाखों नाकामियां हैं, लेकिन उनको भी जिताया ना। जिताने से ये थोड़ी हो जाएगा कि बेरोजगारी खत्म हो गई थी, जिताने से ये थोड़ी हो जाएगा मोहर लग जाएगी कि महंगाई खत्म हो गई है। ये सारी चीजें साफ नहीं हो जाती। जनता ये भारत की जनता है, उदारवादी जनता है। त्रिपाठी साहब आपने बहुत अच्छे से हमसे बहुत ज्यादा देखा है, उदारवादी जनता है, एक के बाद दूसरा मौका भी दिया है और एक बार और उम्मीद जगाई है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, लेकिन हम आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं समझते। बल्कि मैं गोवा के चुनाव के परिणाम देख रहा था, मुझे दुख हुआ कि गोवा में इन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी जो 40 के विधानसभा में 40 सीटें विधानसभा में है, 21 का बहुमत चाहिए, इन्होंने तकरीबन 8 से 9 सीटों के ऊपर वोट काट के 500-600 के मार्जिन से जितवा दिया भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो भाजपा 12 पे सिमट जाती और बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर हो जाती। मतलब आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा के व्यक्ति कह रहे थे कि जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है हमें फायदा होता है, कांग्रेस का वोट खाती है, काटती है और हमारी सरकार वहां बच जाती है। तो ऐसे हालात हुए हैं हर तरफ, तो मैं क्या बोलूं उसके ऊपर। इन्होंने कैंडिडेट ऐसे खड़े किए जिनको 1000 वोट मिल रहे थे, 800 वोट मिल रहे थे। प्रमोद सावंत जी मुख्यमंत्री है गोवा के, उनके चुनाव का जीतने का मार्जिन 1200-1300 वोट से सिर्फ, और इनका वहां पर जो वोट है वो 700-800 मिल गया है इनको वहां वोट। तो ऐसी चीजें इन्होंने करी हैं जिसके लिए शायद जनता इनको कभी माफ भी नहीं करे। नहीं तो मैंने आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़े? नहीं लड़े ना, बिल्कुल आप हार लड़े, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहायता से चुनाव लड़ते आए हैं ये लोग आगे। ये नूरा कुश्ती चल रही है, इनके हिसाब से काम होता है, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है वहां हराने पहुंच जाते हैं, जहां बीजेपी हल्की सी कमजोर है वहां वोट काटने पहुंच जाते हैं। इनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। आपने कहा 2 टर्म देती है जनता, आपका तो एक ही टर्म पंजाब में रहा है, दूसरा टर्म क्यों नहीं मिला? वहां पर ऑल्टरनेट हुआ, वहां पर रोटेशन के हिसाब से चला। आम आदमी पार्टी आज आई है, इससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले अकाली दल थी, उससे पहले फिर कांग्रेस थी, उससे पहले फिर अकाली दल थी। इस बार आप आ गई। चलिए शिवास जी, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें आप लड़ने जा रही है, और अगर प्रशांत किशोर जी का दावा सही है तो फिर आप जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी और आपके सामने बड़ी चुनौती बन के उभर रही है। निश्चित तौर पे त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रत्याशित जीत हासिल की है, जिसकी संभावना देश के सभी राजनीतिक पंडित कर रहे थे। लेकिन यह जीत जो है ये एकाएक नहीं मिली है। पिछले लोकसभा का आप चुनाव देख लीजिए, उस समय इनके 2 से 3 सांसद जीत कर आए थे। उस समय इन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी। उसके बाद जो विधानसभा हुआ पंजाब में, वहां भी बड़ी संख्या में इनके विधायक जीत के आए थे। तो तैयारी पिछले 5 साल 6 साल 7 साल पहले इनकी चल रही थी। छत्तीसगढ़ में अगर उस सिनेरियो को देखते हैं तो अभी एक दिन का पार्षद भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति आगे भी वही रहेगी जो वर्तमान में है। छत्तीसगढ़ में कहीं कोई संभावना नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का विकल्प बनने का, तो निश्चित तौर पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पूरी तरह से शून्य हो रही है और जहां कांग्रेस पार्टी समाप्त होने के कगार पे, वहां पे लोगों के पास में ऑप्शन है। चूंकि ये लोकतंत्र है तो विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी को वहां पे देख रहे हैं। हमारे साथ जहां भी इनका सीधा टक्कर हुआ है वहां पे आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो बनारस से आप देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां जहां हमारी सरकार है वहां पे हमको चुनौती नहीं मिली है। वहां चुनौती कांग्रेस पार्टी को इसलिए मिली है क्योंकि ना इनके पास नेता है, ना नीति, और जिस विचारधारा का दम्भ भरते थे गांधीवाद का, वो भी समाप्त हो चुका है। तो जिस देश में बहुत सारी पार्टियां, ऐसे कई पार्टियां, गांधीवाद का दम कैसे समाप्त हो गया है गौरीशंकर जी? देखिए, मेरा गांधीवाद का दम ये भरते थे, क्या उस गांधीवाद के राह पे क्या चल रहे हैं? ये समझने वाली बात है। ये परिवारवाद के उस पर चल रहे हैं विचारधारा पे। गांधीवाद का विचारधारा तो कब से त्याग दिया इन्होंने। आज उसी कारण राहुल गांधी जी भी अध्यक्ष के पद छोड़कर घर बैठ गए हैं। सीधी सी बात है, जिस गांधीवाद के नाम से ये पूरे देश में अपना शासन चलाया करते थे, उसके नाम से वोट मांगते थे, आज उस गांधीवाद की विचारधारा को क्या वे प्रतिसाद कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। देश की जनता नकारने का कारण ये है, पार्टी बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस विचारधारा को लेकर जब तक आप नहीं चलेंगे तो फिर आगे उस संगठन का क्या हाल होगा वो देखने वाली बात है। आम आदमी पार्टी में नई नवेली पार्टी है। मुकबिल सावरकर की हम विचारधारा पे चल रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं तो कहूँ, मैं अगर किसके विचारधारा पे चल रहा हूँ उसका जवाब मैं बाद में दूंगा जी। चलिए, अब्बास जी का छोटा सा नस क्या दबाया चिल्लाने लगे, आपके समय बड़ी गंभीरता से मैंने सुना है। सुनिए पहले,
बहुत अच्छे प्रवक्ता है अब्बास जी मध्य प्रदेश के, थोड़ा सा सुनने की भी शक्ति रखिए। जिस पार्टी में विचारधारा नहीं हो वो पार्टी समाप्त हो ही जाती है। इससे पहले भी असम गण परिषद जैसे कई बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को उदय हुआ, बड़ी तेजी से बहुत उन्होंने पैर पसारे, लेकिन संगठन बनाना और संगठन को स्थायित्व देना और विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना, जब तक ये चीजें नहीं रहेगी राजनीतिक पार्टियों को यही असर होगा जो पहले भी कालांतर में होता है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनकी इस प्रकार की जो दुर्गति हो रही है बहुत ही अपने आप में हास्यास्पद बात है। हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि हम इनको बी टीम लेकर आ रहे हैं, हमारे वोट काटने के लिए ला रहे हैं। ऐसे हर पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है, चाहे वो MIM हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, सबको बी टीम बोला जाता है। और हालात ये है कि ना आज ए है ना बी है, C टीम हो गई है। और स्थिति ये है कि क्षेत्रीय दल से भी बुरे हालात में कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की विचारधारा अभी तक देश में प्रज्वलित नहीं हुई है। एक आम आदमी से पूछिए जो राजनीति उसमें नहीं है सिनेरियो में, उनसे आप पूछिए कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, तो किसी को नहीं मालूम। तो ये बहुत सारी सोचने वाली बात है। संगठन बनाना बहुत आसान है, उसका प्रचार प्रसार खाली एक राज्य की सफलता से तय नहीं होगा, क्योंकि आप उत्तर भारत के उस राज्य में रहते हैं, दिल्ली और पंजाब, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी राज्य उत्तर भारत के आपको मिल जाए, लेकिन पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार जब तक इस पार्टी की विचारधारा क्लियर नहीं होगी, इनकी नीति स्पष्ट नहीं होगी, तब तक चलते आएगा। दूसरी बात, इनके पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी ने कहा कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, हम 500 रुपए करोड़ में राज्यसभा की सीट नहीं बेचते साहब, हम बच्चे के सर में हाथ रख के झूठी कसम नहीं खाते राजनीति की। इसलिए ये इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और खाली मिलकर इस प्रकार की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग हमको आईना ना दिखाए, इसे डिबेट में नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। हमारा साफ कहना है त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की भूमिका पूरी तरह से शून्य है। आने वाले समय में क्या होगा ये भविष्य में गर्व की बात है, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई भी ऊहापोह की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। आपने एक बात कही गौरीशंकर जी, कांग्रेस और भाजपा की, आपने एक बात कही, आपने कहा कि पंजाब में इनका 5-6 साल का काम था, मतलब अभी 2023 में चुनाव होंगे उसमें आप राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन 2028 तक में अगर इन्होंने उसी तरह काम कर दिया तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, देखिए, हम तो हर पार्टी को सर आंखों पे लेते हैं, हम एक विचारधारा के साथ में अपनी कार्यक्रम, अपनी कार्य योजना के हिसाब से काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हर महीने नई कार्य योजना रहती है, पूरे कार्यकर्ताओं को लगातार उस कार्य योजना के हिसाब से कार्य मिलता है, संगठन उस दिशा में कार्य करती, चाहे हमारी सरकार उस राज्य में हो चाहे ना हो। हमारे संगठन का कार्य योजना पूरी तरह स्पष्ट है, हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हमारे नेता स्पष्ट है, इसलिए हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़ाई यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है या अन्य दलों के बीच में है। अगर 2028 में चुनौती बनकर सामने आते भी हैं तो भी स्वागत है। हम तो आपको स्पष्ट कह रहे हैं ना कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे आम आदमी पार्टी की क्या हालत हुई चुनाव में, इस बात को भी हमने देख लिया है। तो आने वाले समय में अगर चुनौती बनकर सामने आते हैं उसको भी स्वीकार करेंगे हम। बाकी जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ देते हैं साहब, फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। चलिए शर्मा जी हमारे साथ। शर्मा जी, हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पार्टियां अपने अपने क्षेत्रीय पार्टियां उठती, जैसे आपने कहा असम गण परिषद जैसी पार्टियां समाप्त हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी वो तो जिंदा है अभी, तृणमूल कांग्रेस जिंदा है अभी, बाकी पार्टियां भी जो अन्य साउथ में है वो भी जिंदा है। तो ये आपको कितना लग रहा है जब जनता के सामने विकल्प दो होते हैं, विकल्प ही नहीं रहता, एक रहता है, या भाजपा या कांग्रेस, यहां भी चाहे कांग्रेस हो चाहे पंजाब, दो दलीय प्रणाली से ही बढ़कर के आगे तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है। हालांकि मैंने देखा उत्तराखंड में जबरदस्त मेहनत की, पंजाब से ज्यादा केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में मेहनत की, लेकिन वहां खाता भी नहीं खुल पाया, और अगर वोटों का प्रतिशत निकाले तो वो भी बहुत अच्छा संतोषजनक नहीं था। इन स्थितियों में आम आदमी पार्टी, अब मुझे ये नहीं मालूम है, ये तो खैर पटेल जी बताएंगे कि मध्य प्रदेश के हर जिले में उनका संगठन है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ के हर जिले में संगठन है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में झाड़ू ने झाड़ू लगाई है वो जनता चमत्कारिक कह सकते हैं। ये चमत्कार क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है क्या शर्मा जी? देखिए, जब परिस्थितियां जो है प्रदेश में विषम बनती है तब आपको जगह मिलती है जी। ये पंजाब ने दर्शाया है जी। चन्नी और सिद्धू का विवाद जी, अरविंदर साहब की जो कोशिशें भाजपा से जुड़ने की, भाजपा वहाँ कहीं खड़ी नहीं है, इसके पहले भी कहीं खड़ी नहीं थी, किसी से जुड़ के ही कभी सरकार बनाई भी तो अकाली दल से जुड़ के सरकार बनाई। अकाली दल अलग हो गया था लेकिन फिर भी जनता वहां से नाराज थी कि भाई इतने दिन क्यों जुड़े रहे। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, वहाँ कांग्रेस की स्थिति जो है लड़ाई में खराब हुई,
अकाली दल वैसे कमजोर पड़ा, भाजपा वहां कहीं थी नहीं, और अन्य जो भी दल है वो उतने प्रभावशाली वहां नहीं दिखे। ये परिस्थिति बनने पर आपने अपना रास्ता बनाया, और वो भी आज नहीं बनाया, वो बहुत पहले से वहां लगी हुई है। तो लोगों ने जब विकल्प देखा कि भाई कांग्रेस में झगड़े हो रहे हैं, भाजपा किसी काम की नहीं है, वहां के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, और अकाली दल की स्थिति ठीक नहीं है, तो हम करें तो करें क्या। तो आप वहां पर उनको विकल्प के रूप में दिख गया, और जो वादे उन्होंने किए, मुफ्त देने के वादे जो है वो आकर्षित करते थे। अब हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान का देंगे, आकर्षित किया ना जी। हम कर्जा मुक्त करेंगे, आकर्षित किया ना। इसी तरह वहां मुफ्त के देने की जो बातें की गई है वो आकर्षित किए, और वहां वो जीत गए। अब सवाल आता है कि क्या इस तरीके से ये पूरे देश को जीत लेंगे, पूरे राष्ट्र के हर राज्यों को जीत लेंगे। लेकिन उत्साह तो आता है साहब जब हम दूसरे स्टेट में आ गए, और दूसरे स्टेट में, पहले स्टेट में हम सफल रहे, हमने शिक्षा की क्रांति लाई है, हमने लोगों को दिखाया है, हमने अच्छा काम किया है, ईमानदारी से काम दिखा है, हमारी छवि आज भी ईमानदार की है। तो वो एक प्रदेश से पंजाब हमने जीता है, तो इनके दिमाग में ये बात आ गई कि हमने दिल्ली के जो अच्छे काम किए उसके कारण हम पंजाब में भी जीत गए, और हमसे लोगों ने उम्मीद जताई है कि जैसे दिल्ली में काम हुए वैसे यहाँ भी काम हो गए। आपने कहा है कि शराब नशे के खिलाफ हम काम करेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वो आकर्षित करने वाली बातें की और वो जीत गए। इससे जो उत्साह बना इनका कि हम हरियाणा में भी जीत सकते हैं, गुजरात में भी जीत सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जीत सकते हैं, राजस्थान कर्नाटक को भी लक्ष्य बना सकते हैं, ये जो सोच बनी है, तो हर पार्टी के मन में ये बातें, महत्वाकांक्षाएं रहेंगी और रहनी भी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो पार्टी किस काम की। लेकिन आप ये देखिए त्रिपाठी जी, जैसे हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोले, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब तक छत्तीसगढ़ का कोई लोकप्रिय नेता यहाँ नहीं होगा, जैसे इनको वहां पर मान मिल गए, और 2-3 और नेता वहां जो नामी थे, लोग उनको जानते थे, उनको पहचानते थे, ऐसे लीडरशिप अगर यहाँ नहीं होगी इन प्रांतों में, छत्तीसगढ़ में, तो ये अभी इनके पास है कौन यहाँ? एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसके तरफ लोग उठा के गर्दन देखें कि हाँ भाई ये आदमी सही चुना है इन्होंने। अभी इन्होंने संदीप पाठक को जो है प्रोजेक्ट करने का एक प्रयास किया राज्यसभा के माध्यम से। संदीप पाठक सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग में ब्राह्मण है, ब्राह्मण के वोट कितने हैं यहाँ पर जातिगत अगर आप सोचे, और वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे? ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से आते हैं, किसान हैं, वो उस तरीके से कितना ये कर पाएंगे? उनका साथ देने वाले लोकल नेता कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको यहाँ की जनता जानती हो, वो प्रभाव डालती है और वो फिर काम आती है। वो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती। और ऐसे ही थोड़ा बहुत गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटक में भी अभी चेहरे बड़े इनके पास नहीं है। ये बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं जो मैं पंजाब से समझ पाया हूँ, आप जो है आज की चुनाव को जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, वो 10 वर्षीय योजना कम से कम बनाती है, 10 वर्षीय या 15 वर्षीय योजना, कि हम आज तो यहाँ प्रयास शुरू करेंगे तो 15 वर्ष बाद हम बहुत अच्छी स्थिति में इस स्टेट में पहुंच जाएंगे। वो पंजाब से समझ में आया है। तो अब वो छत्तीसगढ़ में दूसरी बार प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार जब केजरीवाल यहाँ आए थे पिछले चुनाव में, उनकी इतनी जबरदस्त भीड़ हुई थी विज्ञान साइंस कॉलेज के मैदान में। उस भीड़ को देखकर तो अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि कुछ होने वाला है। उन्होंने मंच से कहा, ये स्वस्फूर्त भीड़ आई है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, और इससे तो लग रहा है कि आप बदलाव चाहते हैं। लेकिन उनकी एक भी सीट नहीं आई, जितने लोग भी लड़े सब बुरी तरीके से जमानत जब्त करके हारे। तो ये परिस्थिति में फिर आप कहते हैं कि ईमानदार है, ईमानदारों की हमारी सरकार है, ये नारा यहाँ पचेगा? कितने ईमानदार? 90 ईमानदार प्रत्याशियों को खोजना, त्रिपाठी जी आप भी जानते हैं, जो लगे कि ईमानदार हैं, दिखे तो ईमानदार हैं, तो वो खोजना इनको अभी बहुत कठिन पहाड़ चढ़ना है। निश्चित रूप से 10 वर्षीय योजना लेके, 15 वर्षीय योजना लेके चल रहे हैं। और जहां तक सवाल है, यहाँ पर जो है 4 पार्टियां पहले से प्रभावी है। बसपा यहाँ पर है, उनके जनता कांग्रेस जोगी है, भाजपा है, कांग्रेस है, वो कमोबेश जो है विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर रही है, मतलब प्रभावशाली है। और काफी वोट ये बसपा को भी मिलते हैं, जनता कांग्रेस के जोगी को भी मिलते हैं, जोगी के प्रभाव में। अब जोगी कांग्रेस का क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ये 4 लोगों के बीच में उनका जगह बनाना जो है वो मुझे तो कठिन लगता है। बाकी देखिए, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो इसलिए जो है मैं मान के चलता हूँ कि संदीप पाठक को एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो तलैया है छत्तीसगढ़ की, उसमें एक दिल्ली के नेता ने गरगाड़ा, आप समझते हैं मछली मारने के लिए जो
डाला जाता है गारा, वो डाला है संदीप पाठक के रूप में। देखते हैं कितने लोग और कितने अच्छे लोग, कितने प्रतिष्ठित लोग उसके साथ जुड़ते हैं और कैसा ढंग से काम करेंगे, वो भविष्य बताएगा। निश्चित रूप से जो है प्रयास आपके जो है वो लग गए हैं, पीछे लग गए हैं। और रहा सवाल भाजपा से टकराने का या भाजपा को जीतने का या कांग्रेस से टकराने का, तो मैं ये मानता हूँ आपके दिमाग में एक बात जरूर है कि वो जो है 60-62% जो वोट है, उनके दिमाग में ये भी है कि हम कुछ अपनी प्रतिष्ठा पाएं और इन 60-62% जो वोट जो भाजपा के बाहर हैं और 38-40% वोट लेके जो भाजपा ध्रुवीकरण करके जीत रही है, उसमें हम इकट्ठे कर पाए किसी को। तो कोशिश उनकी ये भी होगी कि हम लोकसभा के चुनाव में इकट्ठे होकर लड़े। तो समय है, कोशिश चलेगी, देखें उसका क्या असर होता है, क्या उसका रिजल्ट आता है, वो अलग मुद्दा है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन राघव, लेकिन आप प्रशांत किशोर जी के दावे से कितना सहमत है? होंगे वो रणनीतिकार अपने आप में बड़े, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस आपको मानता है कि आपका जो दावा होता है उसमें काफी कुछ सही निकलता है। आपको संक्षेप में आप कितना सहमत है प्रशांत किशोर के दावे से, शर्मा जी? देखिए, प्रशांत किशोर को मैं प्रारंभ से ही कुछ ऐसा नहीं समझ पाया कि वो बिल्कुल सही दिशा में और सही गणित करके कर सकते हैं। हाँ, कुछ बातें कुछ राज्यों में उनकी सटीक बैठी हैं। तो वही है कि अब जो चल गया तो सिक्का है, अन्यथा वो खोटा सिक्का है। तो दिक्कत यही है कि उनकी सोच का, मैं आज पढ़ रहा था उनका एक कहीं आया है इंटरव्यू उनका, उस इंटरव्यू में मैंने जो महसूस किया वो ये था कि भाई वो उनका सीधा गणित है कि 40% वोट 38% वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, 62 बाहर है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति की तरह फाड़ के रखती है। तो हमारा भी विचार ऐसे ही है प्रारंभ से। हम भी इस बात को जानते हैं कि भाई वो अपने ध्रुवीकरण करके रखे हैं अपने वोटों को। ध्रुवीकरण का तरीका आप भी जानते हैं, जब हिंदू मुस्लिम करोगे, जब आप भगवा वस्त्र का भगवा दिखाओगे, भगवा झंडे फहराओगे, जब आप ईसाई धर्मांतरण की बात उठाओगे, जब आप भागवत कथा करवाओगे, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराओगे, तो निश्चित रूप से जो है एक आकर्षण जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बनता है लोगों का। वो ध्रुवीकरण होता है हिंदू। और बहुत सारी बातें और भी उठाई जाती है जिसको मैं कहना नहीं चाहूंगा। तो उन कारणों से वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में हिंदू वोट जो है जुड़ते हैं। पूरे हिंदू वोट नहीं जुड़ते, ये भी मैं नहीं मानता कि पूरे वोट, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में जो है, और जो उनको जिता पा रहे हैं ऐसे वोट उनके साथ जुड़ते हैं। और जो 62% वोट है, आप मुझे बताइए, तो आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए, जो बैठे हैं सारे प्रवक्ता, मायावती चुप क्यों हो गई? एक सत्ता में रही हुई राज्य की पार्टी वो एकदम मौन कैसे हो गई और कैसे एकदम चुप बैठ गई? इसको समझना होगा, ये कौन सी रणनीति है, इस रणनीति के पीछे कौन है, किस तरह के, ये सारी चीजें समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी रणनीति भी चलती है जिसमें 62% वोट जो बचे हुए हैं वो इकट्ठे ना हो पाए। हर हाल में उसमें से 20% वोट जो है वो बटे छटे रहे, ताकि जो है संभावना जो है अन्य दलों की वो समाप्त हो जाए और हमारा जो ध्रुवीकरण है बना रहे और हम जीतते रहे। मायावती जी क्यों चुप हो गई? श्रीवास जी अच्छे से बता देंगे। खैर वो कैमरे में बताए या ना बताएं, बाद में बता देंगे श्रीवास जी कि क्यों चुप हुई मायावती जी। जी, मायावती जी इसलिए चुप हो गई है क्योंकि उनके मेन मुख्य जो सलाहकार थे और जो उनके मुख्य जो उनके आधार स्तंभ थे वो पूरी तरह से उस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। चाहे वो नसीबुद्दीन जो हो, चाहे अन्य जितने भी नेता हो, जब मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में जिन लोगों ने वहां पर जमकर भ्रष्टाचार किया, वो सारे लोग आज मायावती जी को छोड़कर जा चुके हैं। और मायावती जी का जो संगठन कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आरोप तो ये लग रहे हैं कि मायावती जी ने भाजपा के कहने पे 93 टिकट दे दिए जो समाजवादी पार्टी को हरा दे। देखिए साहब, ये तो हम भी कह सकते हैं, कहा तो ये भी जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी वोट कटवा की भूमिका में उत्तर प्रदेश में थी और समाजवादी पार्टी की बी टीम बनकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रही थी। तो कहा सुनने वाली बात जो अफवाह है वो तो बहुत सारी राजनीतिक गलियारों में चलती रहती है। त्रिपाठी शंकर जी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये बहुत अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस को जो मत जाएंगे वो सपा से ही कट के जाएंगे, भाजपा के नहीं कटेंगे। आपने भाजपा के मतों को ऐसा फेविक्विक लगा के रखा कि वो नहीं कटेंगे। तो अभी बाबूलाल जी ने कहा कि 65% वोट 60% वोट इकट्ठा ना हो, इस रणनीति के तहत भाजपा चल रही है। तो ये जो भी वोट कटेंगे वो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो काटे होंगे वो समाजवादी पार्टी के ही काटे होंगे। खैर रमाकांत जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, बहुत सारे आरोप लग गए। श्रीवास जी ने राज्यसभा के बाद में मुद्दे को लेकर आरोप लगाया। खालिस्तानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि वो कुमार विश्वास जी ने कहा उसका खंडन अभी तक नहीं आया है।
एक हमारा सवाल है, उसका तो उत्तर आप देंगे ही निश्चित। अब्बास जी ने जो कहा, गौरीशंकर जी, हमारा सवाल यह है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर जिले में आपका संगठन है फिलहाल आज की स्थिति में? त्रिपाठी जी मेरे को 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, क्योंकि आरोप बहुत सारे लगे हैं। आरोप बहुत सारे लगे हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनके आरोपों का बतला दूं कि इन्होंने कहा फ्रीबी, इनको इतनी तकलीफ है। पटेल जी आपको 1 मिनट रोकूंगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं पंकज सिंह हमारे साथ। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ पंकज जी, हम आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर जिले में, तहसील तो बात की बात है, मंडल बात की बात है, हर जिले में आपका संगठन है क्या? अध्यक्ष, सचिव जो संगठन होता है क्या? बिल्कुल, हर जिले में हमारी जिला इकाई है पूरी, और जिले के साथ साथ हमारे विधानसभा स्तर पे संगठन, विधानसभा के नीचे जो शहरी इलाके वार्ड है, वार्डों में भी समितियां हैं, ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक हैं, उनमें ब्लॉक समितियां में बन रही हैं। और मुख्य संगठन के साथ साथ हमारे प्रकोष्ठों का, चाहे युवा विंग हो, किसान विंग हो, तमाम तरह के अन्य महिला विंग हो, इन विंगों का भी हमारा संगठन तेजी से बढ़ रहा है। पिछली बार भी आप 230 सीटों पे चुनाव लड़ाए थे, सबकी जमानत जब्त हो गई, एक भी नहीं बचे थे। नहीं, हम आप सिंगरौली का रिजल्ट देखे और कई जगहों का रिजल्ट देखे, ठीक रिजल्ट था। लेकिन पिछला चुनाव में खुले तौर पर बता दूं कि संगठन विस्तार के लिए लड़ रहे थे। ये चुनाव, आगामी चुनाव पूरी तैयारी के साथ और पूरे उसके पूरा विकल्प देने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। आलोक अग्रवाल जी के आपके प्रदेश अध्यक्ष की जमानत जब्त हो गई थी। अब देखिए, सीट बाय सीट हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें लंबी चर्चा है, लेकिन मैं बता दूं कि पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार के लिए लड़ा था। आपने देखा होगा हमारे जो पार्टी के चेहरा हैं, अरविंद जी की भी रैली हमने इसीलिए उस समय नहीं कराई थी। पर अगला जो चुनाव है 2023 का, पार्टी पूरी ताकत के साथ और मजबूत और ठोस विकल्प देने के लिए लड़ेगी। क्या सरकार बनाएंगे? अब ये हम लोग ये जरूर कहेंगे कि जनता के सामने हम पूरा विकल्प रखेंगे और जो जनता का आदेश होगा वो समाते पे। चलिए हम मान लेते हैं आप सरकार बना रहे हैं, तो विपक्ष में कौन होगा, भाजपा या कांग्रेस? वो भी जनता के ऊपर है, जनता जिसको जो आदेश देगी उसे करना पड़ेगा। लोकतंत्र में तो लोग ही मालिक हैं, जनता ही मालिक है। चलिए वो तो हम भी मान रहे हैं, जनता ही मालिक। मैं तो आपको जान रहा हूँ कि आपके लिए चुनौती कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी चुनौती है। अब ये तो जनता बताएगी। देखिए, चूंकि सत्ता में अभी बीजेपी है, कांग्रेस तो गायब है, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस गायब। चलिए, कोई भी मुद्दा उस तरीके से उठाते नहीं है। सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी के पास मैं ये भी कहूंगा कि अभी कुछ काफी लेवल पे उनका संगठन है, तो स्वाभाविक सी बात है चुनौती भारतीय जनता पार्टी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। जी रमाकांत जी, दरअसल मैं बतलाना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा था कि फ्री बीज से कांग्रेस को या भाजपा को बड़ी तकलीफ होती है। आम आदमी पार्टी का मानना है जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है वो उसको भी तकलीफ होती है। नहीं, मैं बतला देता हूं त्रिपाठी जी आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। जी, आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि आम जनता के टैक्स के पैसे से जो सुविधाएं विधायक को, सांसद को, मंत्रियों को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आम आदमी के टैक्स के पैसे से आम आदमी को देने का काम हम करें। विधायक और सांसद आप भी जानते हैं चुटकी मैं लेकिन आम जनता को जब इस तरह की राहत देने जाएंगे तो अरबों लगेंगे, और ये 1-8 लाख 10 लाख में हो जाता है। ये सारी चीजें अगर आपकी नीयत अच्छी हो, भ्रष्टाचार खत्म कर दें तो ये संभव है, और हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में भी इसकी ओर बढ़ रहे हैं। मैं आगे कांग्रेस का एक और आरोप था, दिल्ली कैपिटल है, वहां आप भी जानते हैं कि राजस्व कितना इकट्ठा होता है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना मिलता है, वहां का राजस्व और पंजाब और यहाँ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजस्व में बहुत अंतर है। पटेल जी, मध्य प्रदेश के अंदर बिजली बनती है सरप्लस बिजली, दिल्ली में नहीं बनती बिजली। दिल्ली मध्य प्रदेश से बिजली खरीदती है। मध्य प्रदेश की बात मैं बताऊं, जल, जंगल, खनिज संपदा, पहाड़, नदियां, ये सबसे भरपूर है। यहाँ पर तो जो है खजाना है, और उसका सही इस्तेमाल हम आम जनता के लिए करने वाले हैं, ना कि उसका पैसा पूरा का पूरा नेताओं की जेब में जाने वाला है। तो एक तो हमारा ये है कि यहाँ भी हम सारी सुविधाएं देंगे। आम आदमी के टैक्स के पैसे से जो सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं, जो सुविधाएं विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को मिलती हैं, वो हम देंगे। और भाजपा के हों या कांग्रेस के हों,
जिनमें रोकते बने रोक के दिखा दें। मतलब आप ट्रेन वगैरह में फ्री कूपन आप दे देंगे सबको? जो जो कर सकते हैं वो सारी सुविधाएं करेंगे। मतलब विधायक अगर अपना कूपन काट के एसी में चलता है तो आम जनता को आप दे देंगे? देखिए, हम सुविधाएं देंगे, जितना कर सकते हैं वो करेंगे। अब उस पर विस्तृत चर्चा हम अगली बार बाद में करेंगे। दरअसल मेरे पास जो आरोप लगे थे मैं उसका जवाब दे दूं। कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 बार तो जनता जिता देती है। मैं ये बता दूं कि इसके पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तीसरी बार कांग्रेस हारी है, और इस बार के चुनाव में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमने 5 साल काम किया है तो हमें वोट देना, अदरवाइज बहुत सारी पार्टियां जी ने भी लगातार सरकार बनाई है, तो मैं उसका बतला दूं सर जी। दिल्ली की जनता ने 70 में से 62 सीटें दी और कांग्रेस की 69 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। दूसरी चीज, भाजपा के जो है प्रवक्ता जी ने, गौरी शंकर जी ने ये कहा कि खालिस्तानी है। उसके पहले खालिस्तानी है नहीं, खालिस्तानियों के समर्थन से उसके पहले दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा था, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कहा था कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। इंडिया जीत गई। अभी पंजाब में पंजाब के लोगों ने बतला दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी खालिस्तानी नहीं है, पंजाब का भला करने के लिए कहा कुमार विश्वास को कोट करते हुए कि उन्होंने जो आरोप लगाया उसको कोई बात नहीं। चुनाव के दौरान पाप कम नहीं हो जाएगा। हार जिससे आपका पाप कम नहीं हो जाएगा। हार जिससे आपके पाप जब आपकी बारी आए तो मेरा भूल नहीं जाएगा। विनम्रता पूर्वक आग्रह है, जब आपकी बारी आए तो प्लीज तब बोलिएगा। मेरे को शांति से आपके ही लगाए आरोपों का जवाब दे देने दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों ने भी बतला दिया, पाकिस्तान और पंजाब के लोगों ने भी बतला दिया कि दिल्ली में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ है किसने जीता है। खैर, मैं आगे आ जाऊं तो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हैं शर्मा जी ने कहा था ईमानदार लोगों को खोजना बड़ा मुश्किल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की, प्रदेश की धरती अभी इतनी बंजर नहीं हुई है, इतनी बांझ नहीं हुई है कि 90 छत्तीसगढ़ में और 230 मध्य प्रदेश के अंदर ईमानदार लोगों को न जनी हो। तो ईमानदार लोग आएंगे। दिल्ली में भी ईमानदार आपने ढूंढे थे, लेकिन उसमें कितने ईमानदार नहीं रहे जिनको आपने भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर किया? देखिए जो लोग जिनको बाहर किया गया, जैसे एक मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा, जिन पर भी लगा, मैं बोल रहा हूं कि ईमानदार आपने ढूंढे थे और फिर खुद ही आपने बाहर किया। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेगी। अभी पंजाब में हाल ही में भगवंत मान जी ने, सरदार भगवंत मान जी ने अपना खुद का मोबाइल नंबर जारी किया है कि अगर कोई रिश्वत मांगे, कोई भ्रष्टाचार करता हुआ देखे, आप तो उसका वीडियो बना करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, 2 घंटे के अंदर उसको जेल भेज दिया जाएगा। जी। तो 2 घंटे के अंदर जेल भेज देगा। भ्रष्टाचार से हम लोग समझौता नहीं करते। हाँ जी। सीधे खालिस्तानी, आपने ये इतना भर हम और सवाल कर ले कि क्या कुमार विश्वास जी ने जो आरोप लगाया उसका खंडन आपके इधर से राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की तरफ से कोई आया? सर, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, और चुनाव में ये आरोप जो है आम बात है, हम इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये आम बातें हैं। चुनाव में तो ये आरोप लगाते हैं और जनता सब समझती है कि झूठ बोल रहे हैं, और जनता समझी, जनता ने बता दिया। चलिए शिवाज जी आपके पास आ रहे हैं, अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके पास आ रहा हूँ शिवाज जी, आपके पास आ रहा हूँ। हास्यास्पद हो जाता है ये बातें करते हैं ईमानदारी की। वरिष्ठ पत्रकार महोदय को इन्होंने थोड़ा सा स्कूलिंग उनकी करी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 11 मंत्री बनाए हैं इन्होंने पंजाब में। 4 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। इनके सर्वाधिक विधायक है पंजाब के अंदर जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। उनको टिकट दिया था इन्होंने, वो जीत के आए हैं। उनके एफिडेविट को जब वो एडीआर ने घोषित किया कि ये देखिए क्या क्या इनके हालात है, तब इन्होंने क्या 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इनका तकरीबन 40% कैबिनेट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस झेल रहा है। इनकी बातें जो है वो जनता बहुत अच्छे से जानती है। आगे आने की बात करूं तो फिर बहुत सी बातें होंगी इनकी। यही हाल आम आदमी पार्टी के विधायकों का। सवाल खड़े हुए थे दिल्ली के अंदर, किसी को नहीं हटाया इन्होंने आज तक। ये पंजाब में किसी को नहीं हटाएंगे। ये खालिस्तान के ऊपर यहां जवाब जरूर दे रहे हैं कि जनता ने साबित कर दिया, जनता ने साबित किया। बहुत अच्छी बात कही भाजपा के प्रवक्ता जी ने, वो उन पर भी लागू होती है कि चुनाव जीत जाने से इनके पाप नहीं धुल जाते। जैसे भाजपा के नहीं धुल जाते वैसे इनके भी नहीं धुल जाते। अब यहां देख लीजिए आप मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के लिए बैठे हैं मध्य प्रदेश। अरे आपको पूरा समय मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर मैं फिर से कह रहा हूं, बायपोलर
पॉपुलर है यहाँ पर, और यहाँ की जो समीकरण है, यहाँ कभी तीसरी पार्टी नहीं उठी है दिल्ली के अंदर। अगर उठी तो यही पंजाब के अंदर इससे पहले भी तीसरी चौथी पार्टी उठ चुकी थी। यहाँ पर इनके प्रदेश अध्यक्ष, आप खुद की वाणी सुन लीजिए, कितने कॉन्फिडेंट है वो। मैं कह रहा हूं 2023 में हम सरकार में वापसी करेंगे, दम खम से कह रहे हैं कि हम करेंगे, पर ये इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपके जवाब में दिया उन्होंने कि उन्होंने आपने क्या सरकार बनाएंगे, जनता तय करेगी, जनता दिखाएगी। तो इनको कोई उम्मीद नहीं है, ये जानते हैं अच्छे से, सिर्फ हवाई बातें हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम पे आरोप लगा रहे हैं। अब्बास जी, सदन से कोई भी क्षेत्रीय दल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सरकार नहीं बनाया है, आपने भी देखा होगा, आपने बना लिया। मैं मानता हूं, और आपको मालूम भी है समीकरण क्या रहा है वहां पर, और शर्मा जी ने जिस तरह से उसको और परिभाषित किया वो भी अच्छे से समझ में आया। तो मैंने भी वही बात कही थी, वहां जो आसपास जो पूरे हालात बने उसका फायदा एक ने उठा लिया, लेकिन हर बार नहीं होता। आम आदमी पार्टी आए, लोकतंत्र को मजबूत करे, चुनाव लड़े, उसका स्वागत है हर तरफ। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाएगी, बड़े बोल इनके इतने हैं कि उसकी कोई सानी नहीं है। इन्होंने कहा सदन तक खाली पड़ी है, हमें बता रहे हैं तकरीबन 86 सांसदों की पार्टी को कह रहे हैं कि सदन में खाली पड़े हुए हैं। ये इनके बड़े बोलेपन हर तरफ गूंज रहा है। अभी आम आदमी पार्टी को चिट्ठी लिखी है पंजाब के कांग्रेस के सांसद ने, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर सीरियस चार्जेस हुए हैं अभी, जिन्होंने सीधे तौर के ऊपर वहां पर अधमरा कर दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अधमरा करने के ऊपर आरोप किस पे लगा है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आए से बदलने राजनीति, ऐसी राजनीति बदलेंगे ये। जी। चल शिवास जी, पटेल जी आपने बात कह दी। शिवास जी, आप ही से बोल रहा हूं। देखिए, पूरा डिबेट निकल गया, लेकिन खालिस्तानी विषय पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं आना इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि वास्तव में ये मिले हुए हैं साहब। चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। दिल्ली में चुनाव हारे थे, वो परिभाषित आपके फाउंडर में, आपके नेता ने कहा था आपके फाउंडर में मैच चल रहा है, वो पाकिस्तानी हारे थे। आपका समय शांत था। पटेल जी, आपने कहा था कि आपसे बारी आई साहब। मेरा समय जी शिवास जी, मेरा साफ कहना है कि राजनीति के श्री स्वयंभू ईमानदार पार्टी के लोग दिल्ली में राज्यसभा टिकट बेचते हैं, पंजाब में भी उद्योगपतियों को राज्यसभा सीट बेच दिया गया है। तो ये ईमानदारी की बात कहना, ईमानदारी का आचरण रखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है त्रिपाठी जी। ये बड़ा विषय और इस बात को फिर नहीं बताया इन्होंने, बच्चों के सर पे हाथ उठाने वाले ईमानदार देखे, ये देखिए ये कोई बात नहीं। जैसी देखे बोलिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिर कैसे बीच में बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अब्बास जी आपका समर्थन कर रहे हैं। अब्बास जी समर्थन कर रहे हैं आपका। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, जो आदमी पार्टी का सदस्य नहीं है उसको राज्यसभा टिकट दे दी। आपके पार्टी के फाउंडर मेंबर आप पे आरोप लगाते हैं और आप कहते हैं कि हम चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना विषय नहीं है। आपकी नीति और नियत क्या है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। चंदा लेकर चंदाखोरी करना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आपने जिस प्रकार का अपना चेहरा शुरू में दिखाया था, पूरे डिबेट में लोकपाल का क्या हुआ, उसको जोगपाल बना दिया। उस पर बात नहीं करते आप। वाईफाई लग गया, सारे घोषणा पत्र पूरी तरह इंप्लीमेंट हो गए, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? खालिस्तानियों से संबंध, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली में जिस प्रकार का किसान आंदोलन के समय लाल किले में देश को बदनाम किया गया, उनके साथ आप खड़े हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले गद्दार पार्टी आप लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आ रही है सामने। ऐसा नहीं है कि अपने आप को स्वयं ईमानदार प्रस्तुत करके जनता के बीच में आप पूरे राज्य को हथिया लेंगे। आपकी नीति और नियत इस देश की जनता देख रही है। जहां पे कांग्रेस कमजोर है वहां पे आप हावी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बनने की स्थिति वर्तमान में आपकी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में तो खास तौर से नहीं है। क्योंकि जिस बात को मैंने कहा कि एक सरपंच, एक पंच, एक पार्षद तक आपको पार्टी के नेता पर नहीं बन पाए हैं। बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि पिछले चुनाव में पूरे आपके पार्टियों के जितने प्रत्याशी सबकी बारात निकल चुकी है, आपका संगठन नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ में मुगालते मत रहिएगा साहब। जहां पे कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है वहां आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे विकल्प बन जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कम होवे ये स्थिति नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ जाइए आप। गोपाल राय जी कितनी बार भी आ जाए, केजरीवाल जी कितने बार भी आ जाए, लेकिन संगठन और विचारधारा नाम की चीज छत्तीसगढ़ में आपकी दिखाई नहीं पड़ती है। और प्लीज चैनल पे ईमानदार होने का नाटक मत कीजिए, पूरी तरह से आपकी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। मतलब श्रीनिवास जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जहां कांग्रेस कमजोर हो वहां भले आ सकती है। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है, आप मान रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ में 70 सीट है फिलहाल, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 90 में 70 सीट पाई, तो जग जाहिर सी बात है। मतलब 23 में भी मजबूत रहेगी। विषय नहीं कि देश में सबसे अच्छी स्थिति वर्तमान में यहाँ पे है।
23 में भी देखिए मजबूत साहब, वो रहेगी। 3.5 साल में जनता समझ चुकी है इस चीज को। 23 में मजबूत रहेगी, मतलब ये मान रहे चेहरे हैं। पे नकाब उतर चुका है, जो वादे सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। वही मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। जी। 3.5 साल में यह सरकार इस तरह अप्रासंगिक हो चुकी है कि राजधानी में धरना स्थल आप जाकर देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है। कलेक्टर फरमान जारी कर रहे हैं कि धरना स्थल यहाँ पे कोई तो मतलब फिर कांग्रेस कमजोर हो रही है तो आम आदमी पार्टी आ सकती है। की जा रही है। हर कांग्रेस कमजोर हो रही तो आम आदमी पार्टी आ सकती यहाँ है। पर दुखी है छत्तीसगढ़ में। माने कांग्रेस अगर वहाँ कमजोर हो रही है तो आम आदमी पार्टी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे तो इनका कैडर ही नहीं है ना जी। आम आदमी आएगी कैसे? यहाँ तो कैडर नहीं है इनका, जिलों तक में यहाँ पे बॉडी नहीं इनकी, जिलों में बॉडी नहीं है साहब। प्रदेश तो भूल जाइए, जो पूर्व इनके अच्छे नेता थे छत्तीसगढ़ में वो भी इस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। मैं तो नाम बता दूंगा। पहले इनके पार्टी से बहुत अच्छे अच्छे नेता छत्तीसगढ़ के भी जुड़े थे शुरुआत में, वो सारे उन लोगों का मोह भंग हुआ, सबने पार्टी छोड़ दिया। कई लोगों ने राजनीति से भी तौबा कर दिया, बाबूलाल शर्मा जिसके प्रत्यक्ष गवाह है। तो छत्तीसगढ़ में कमो बेशी स्थिति नहीं है। यहाँ पे टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ही होगी। चलिए, इस पूरे मुद्दे में बहुत संक्षिप्त टिप्पणी शर्मा जी आपसे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा। मैं सबसे पहले तो अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। रमाशंकर जी ने जो कहा ईमानदार 90 नहीं मिलेंगे, ऐसा मैंने कहा है कि ईमानदार 90 खोजना कठिन काम है, एक चीज। दूसरी चीज मैंने ये भी कहा कि ऐसे ईमानदार छवि वाले लोग जिनको जनता मानती हो कि ईमानदार छवि के हैं, ऐसा मैंने कहा था। तो उन्होंने दूसरे ढंग से ट्विस्ट कर दिया उसको, जो गलत ढंग से होता है। और देखिए, आप एक बढ़ती हुई पार्टी है तो आपको मानना पड़ेगा, कहीं न कहीं उसको उत्साह भी है और उत्साह के तहत वो काम कर रहे हैं। और जहां तक गोपाल राय का प्रश्न है, गोपाल राय एक बहुत मेहनती, हालांकि वो अशक्त की स्थिति में है, कुछ परेशान रहते हैं अपने स्वास्थ्य के कारणों से, फिर भी उनकी मेहनत मैंने देखी है, बहुत जबरदस्त मेहनत वो कर रहे हैं और संजीव झा उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये दो नेताओं के दम पर बाहर से आकर के किसी पार्टी का बड़ा संगठन बनाना मुश्किल है। हाँ, ये सोच सही है कि यहाँ संगठन हमको बनाना है और ये पहला ये जो चुनाव लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे, सारे सीटों पर लड़ेंगे, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ेंगे, ये बात मैं मानता हूँ। और जहां तक सवाल है, जब तक ऐसे चेहरे नहीं मिलेंगे इनके पास प्रत्याशी के रूप में जो ईमानदार छवि वाले हों, जिनको जनता ईमानदार मानती हो, ईमानदार नहीं मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, मिलेंगे। छवि ऐसी जनता के बीच में मिले, लोग माने कि हाँ ये ईमानदार छवि का व्यक्ति है, तब जो है इनकी बात बनेगी। और निश्चित रूप से जो इनकी 10-15 वर्षीय योजना जो है, आज नहीं कल इनको उम्मीद है कि जीतेंगे और कहीं न कहीं अपना स्थान तो बना ही लेंगे, ये तय है। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा, आप एकदम नकार नहीं सकते कि आप कुछ भी नहीं कर पाएगी। एक बढ़ती हुई पार्टी है, अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रही है और स्थान बना लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास जी आपका, हफीज जी आपका, पटेल जी आपका और बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का दावा भले ही दमदार नहीं निकला हो, लेकिन पंजाब में आपने ऐसा परचम लहराया है जिसे कई बड़े सियासी दल अब तक पचा नहीं पा रहे। इतना ही नहीं, पंजाब के बाद दिल्ली के सीएम और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य बड़े नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आप अब देश में तेजी से अपना विस्तार करने की ओर बढ़ रही है। पंजाब के बाद केजरीवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के अलावा तमाम राज्यों में कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले कुछ सालों में आप तमाम राज्यों में बीजेपी को पीछे न भी छोड़ पाए, जैसा कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक विकल्प तैयार हो सकती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं